हाँ। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। और आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार में हार्दिक स्वागत है। चलिएगा, आज हमारा जो लेक्चर है ये हमारा फर्स्ट डेमो क्लास है। यूआरए टीपीजी 2023 आर यू एंट्रेंस राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो एमएससी एंट्रेंस का टेस्ट होगा। स्पेशली हम लोग हमारे सब्जेक्ट की बातें करेंगे, मैथमेटिक्स की बातें करेंगे। तो ये उसकी पहली क्लास है, हमारी डेमो क्लास के तौर पे चलेगा। इंट्रोडक्शन क्लास हमने आपको पहले अवेलेबल करवा दी थी कि कितने आवर्स का हमारा पेपर होगा, ठीक है ना, कितने मार्क्स का पेपर होगा, मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाई जाएगी, उस सारी चीजों के ऊपर हमने वहां इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले अगर एग्जाम का पैटर्न समझना है तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को स्किप करके सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास को देखिएगा। वहां से आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। पेपर हमारा कैसा रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट के लिए हमें पेपर में कितने मार्क्स, मतलब जैसे अगर हमारे पास में 100 मार्क्स का अगर पेपर हम लोग जितने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसका 70% हमारे पास में वो इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो सारी चीजों के ऊपर हमने वहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी है, आप वहां से उसको देख सकते हो, सुन सकते हो। चलेगा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे जो भी हमारा सिलेबस है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, हमारा जो भी मैटर रहेगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलेगा, तो सबसे पहले यहां हम लोग शुरुआत करते हैं श्री गणेशाय नमः करते हुए। चलिएगा, हाँ। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, हमें इतनी उम्मीद है। क्योंकि अगर आपने ठान रखा है कि हमें आरयू में एडमिशन लेना है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में लेना है, तो सीधी सी बात है आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरी ओर से जो सिलेबस रहेगा ये मोस्टली 40 से लेकर के 45 डेज का रहेगा। 40 से लेकर के 45 डेज में आपकी 2 आवर्स भी क्लासें हो सकती हैं, 3 आवर्स भी क्लासें हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा एग्जाम शेड्यूल को देखते हुए, ध्यान रखेंगे आप लोग सारे। अगर एग्जाम डेट अगर हमारी पहले आती है तो हम लोग सीधी सी बात हमारे टाइम को इंक्रीज करेंगे, अगर लेटर रहती है तो कोई बात नहीं, हम लोग स्लोली स्लोली हम लोग काम कर सकते हैं वहां। मैंने आपसे ये बोला था कि हम लोग जैसे हम लोग मंडे से लेकर के सैटरडे तक पढ़ेंगे कंटिन्यू, उसमें जितना भी हमारा मैटर होगा हम लोग संडे को उस मैटर का आपसे टेस्ट लेंगे। टेस्ट इस बात को प्रमाणित नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टेस्ट केवल इसलिए लिया जाएगा ताकि आपका जो टॉपिक है, जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं वो आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं, आप लोग एग्जाम में टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। केवल उस बात को देखने के लिए होगा। चलिएगा, और हम लोग केवल और केवल हमारे सब्जेक्ट की बातें करेंगे। और हमने बताया होगा कि लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे सिलेक्शन हुए थे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन हमने दिए थे यहां से। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करोगे, मेरे गाइडेंस के अगर अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो। और आपकी ये चॉइस होनी चाहिए कि मेरिट लिस्ट में आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आए, सच बता रहा हूं मैं। और आते हैं, आए हुए हैं लास्ट टाइम भी, उसमें 1% डाउट नहीं है। कोई ज्यादा तोप बड़ी एग्जाम है नहीं है, ठीक है ना। सिंपली बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के, टॉपिक्स को लेकर के, तो ही हम लोग इसमें अच्छे से चीजों को कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ऊपर बैठ लो, अभी फिर कर लेंगे बात। हाँ, चलिए यहां से। तो सर
सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। चलिएगा, वैसे तो हमें कंप्लीट बीएससी पढ़ना होगा, कंप्लीट बीएससी पढ़ना होगा हमें। उसमें हम लोग जो हमारा ऑर्डर रहेगा पढ़ाने का, पहले मैं उसको डिस्कस कर देता हूं यहां। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसके अंदर, ओडी। ठीक है, हाँ मुकेश भैया। हाँ, हाँ, सबसे पहले हम लोग ओडी स्टार्ट करेंगे। उधर बैठ लो फैन की हवा में। दूसरा हमारे पास में यहां ओडी के बाद में हम लोग रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना सर जी? इसके साथ में ओडी के साथ में पीडी भी चलेगी हमारी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। ये हमारा सेकंड टॉपिक है रियल। थर्ड हमारे पास में रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, और इसके साथ साथ हमारा वेक्टर कैलकुलस। ठीक है ना, ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा सर। इसके बाद में फोर्थ होगा हमारे पास में कैलकुलस। इस कैलकुलस में हम लोग जनरली डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस डिस्कस करेंगे। फिफ्थ हमारे पास में रहेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सिक्स हमारे पास में रहेगा सर जी, यहां से चल करके हम लोग बढ़ेंगे एलजेब्रा पे, बीजगणित। सेवन हमारे पास में रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एट हमारे पास में रहेगा सर जी, हमारे पास में 3D और एलपीपी, 3D ले लो। नाइन्थ हमारे पास में रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। और 10th जो सबसे लास्ट एंड फाइनल है हमारा, वो रहेगा हमारा डायनेमिक्स। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में टॉपिक है 10। अब मैं आपको एक बार मार्किंग बता देता हूं कि है ना लगभग लगभग कौन सा टॉपिक हमारे कितने मार्क्स का कवर अप होगा। चलिएगा देखेंगे एक बार। ये जो हमारा पहला टॉपिक है ओडी और पीडी, ये आप लोग ऑन एन एवरेज मान के चलो कि कम से कम आपको 9 से 10 मार्क्स प्रोवाइड करता है। कम से कम 9 से 10 मार्क्स तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। 11 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकता है, सुन लेना आप लोग पहले ही। ठीक है ना सर जी? इस वाले में इसके साथ साथ हमारा एक टॉपिक और होगा, मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि। ये टॉपिक हमें 11 से लेकर के 12 मार्क्स प्रोवाइड करता है। 11 से 12 मार्क्स प्रोवाइड करेगा रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस। न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस वही हमारा 8 से 10। जो दमकम रहेगा ना वो हमारे पास में इस पार्ट में रहेगा, इस पार्ट में रहेगा, मतलब जो मैक्सिमम जहां से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। हाँ, तो सर यहां से हमारे पास में कैलकुलस भी आप लोग मान के चले कम से कम हमारे पास में 10 मार्क्स का होगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की भी यही कहानी है, ऑन एन एवरेज बात हो रही है ना। एलजेब्रा की कहानी भी यही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कहानी भी यही है। 3D की में हम लोग चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चंस के आसपास या 8 से 9 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाएंगे। एलपीपी में थोड़ा सा लेवल हमारा कम हो जाएगा, मतलब यहां पे आप लोग मान के चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन।
2022 में 2022 में वैसे एलपीपी से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखना। उससे पहले एलपीपी में ज्यादा बड़ा इश्यू था नहीं, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चंस वो पूछता था हमसे, लेकिन 2022 को देखते हुए हम लोग ये मान के चलेंगे कि एलपीपी में वो अच्छा काम कर सकता है इस बार, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और सर वही हमारे पास में, इसके पास में हमारे पास में 10 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज मान के चलेगा। ऐसे किसी टॉपिक में उतार चढ़ाव हो सकता है क्योंकि हमें टोटल 100 करने होंगे, तो हो सकता है कि किसी टॉपिक में 12-13 क्वेश्चंस दे दे, ठीक है ना, वो ऐसा हो सकता है। तो टोटल हमारे पास में 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। हम लोग सबसे पहले उन टॉपिक्स पे आक्रमण करेंगे जिनका स्कोर मैक्सिमम है, ठीक है ना। जैसे हमारा ओडी और पीडी हुआ, हमारा रियल एनालिसिस हुआ, ठीक है ना, हमारा कैलकुलस हुआ और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हुआ और हमारे पास में कॉम्प्लेक्स हुआ। सबसे पहले हम लोग इन 5 पार्ट पे अटैक करेंगे। ये जो ऑर्डर लिखा है ये चेंज भी हो सकता है, कोई इस पे मोर लगी हुई नहीं है कि हमें इस ऑर्डर में ही पढ़ाना है। और ऐसा भी हो सकता है, हालांकि नोटिफिकेशन वगैरह आरयू एंट्रेंस का भी कुछ आया नहीं है यूआरएटीपीजी 2023 के लिए, जब आएगा तो मैं आपको वो अवगत करवा दूंगा उसके बारे में, ठीक है ना। फिर भी हो सकता है कि हम लोग इसको पार्ट्स में पढ़े। जैसे मान लो अगर हम लोग 3 आवर्स की क्लास लेंगे तो उसमें 1.5 आवर्स हम लोग एक टॉपिक को देंगे और 1.5 आवर्स हम लोग एक टॉपिक को देंगे, ठीक है ना। टेस्ट होगा। मैं बिल्कुल साफ बातें करता हूं, आज तक मैंने कभी एमएससी एंट्रेंस के स्टूडेंट का टेस्ट नहीं लिया ना, 1% नहीं लिया। फिर भी रैंक मतलब बहुत अच्छी रैंक मिली है, आप लोगों ने विज्ञापन वगैरह में देखा होगा वो, ठीक है ना। तो मैंने वही तो चीज बोली थी आपको कि टेस्ट इस बात को डिसाइड नहीं करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा और टाइम को कैसे मैनेज करना है एग्जाम में, बस उसके लिए होगा, ठीक है। हाँ चलिएगा, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सर आप इनको काउंट करिएगा, ये 100 हो नहीं रहे। 100 होने के लिए किसी टॉपिक का जो वेटेज है वो इंक्रीज हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलेगा, बढ़ते आगे। सी प्रोग्रामिंग वैसे हमारे सिलेबस में है, तो सी प्रोग्रामिंग में से हो सकता है सी प्रोग्रामिंग में से 1-2 क्वेश्चंस वो पूछ ले। डायनेमिक्स और स्टैटिक्स से हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हालांकि मैंने केवल डायनेमिक्स लिखा हुआ है, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा, तो ये हमारा क्वेश्चंस को लेकर के जो बातचीत होती है उसको लेकर के बातचीत हमारी संपन्न होती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, बताएंगे। हाँ, टॉपिक हमारा पहला ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, पहली बात हमने आपसे क्या बोली, जरा उसको सुनेंगे ध्यानपूर्वक। पहली बात हम आपसे ये बोल रहे हैं, मैंने देखा कि काफी सारे बच्चे जो बीच में बीएससी के बाद में बीएड कर लेते हैं, फिर वापस वो एमएससी एंट्रेंस में आने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस बात से लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या होगी, लेकिन एक बात आपको ध्यानपूर्वक सुननी है कि आपको ना, जैसे जो चीज मैं पढ़ाता हूं ना उसकी समरी आपको तुरंत तैयार करनी है और उसको पढ़ना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-4 दिन आपको तकलीफ हो, क्योंकि पढ़ाई से जो नाता है या तो आपका बरकरार होगा, वरना हो सकता है कि ब्रेक हो गया होगा। 2-4 दिन के बाद में आपको चीजें बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओडी की, इसके तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे पीडी की, ठीक है ना। चलिए सर जी, हालांकि मैं डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाऊंगा, हो सकता है कि स्टार्टिंग की 1-2 क्लास में मैं डेफिनेशन लिखवाऊं, हमारे इससे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो डेफिनेशंस पे मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं पहले बोल देता हूं इस बात को,
चलेगा। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वेरिएबल क्या होता है। चर। और सर जी कांस्टेंट हमारा क्या होता है? अचर। कांस्टेंट अचर हमारा क्या होता है? हम लोग क्या जानते हैं सर? जिसका मान बदल जाए, जिसकी वैल्यू में परिवर्तन हो जाए वो वेरिएबल होगा, और जिसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो वो हमारा कांस्टेंट होगा। डिफाइन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट बात ये है, हमारे पास में इसकी डेफिनेशन देते कैसे हैं? ए सिचुएशन कॉमन नंबर और क्वांटिटी that can vary or be varied is called variable, is called variable। एक स्थिति कॉमा संख्या या मेरे पास में क्या है सर जी? मात्रा, जिसमें परिवर्तन संभव है, ठीक है ना, वो हमारे पास में क्या होगा? वेरिएबल होगा। आप लोग हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखना तो है ही, चाहोगे तो क्या? एक स्थिति कॉमा संख्या अथवा मात्रा जिसमें परिवर्तन संभव हो, वेरिएबल कहलाता है। कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे? दैट कैन नॉट बी वेरिड, केवल नोट लगवा देंगे वहां बीच में हम लोग, दैट कैन नॉट बी वेरिड, ठीक है ना, जिसमें परिवर्तन संभव न हो। लिख लोगे ना? ए सिचुएशन कॉमन नंबर और क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी वेरी और वेरिड इज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसमें कोई चेंजेज ना हो। हालांकि आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि आपने सबने बीएससी कर रखी है, तो सर जी वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है? डेफिनेशन पता नहीं आप लोगों को आती है कि नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका मतलब आप लोग समझते होंगे। लेकिन मतलब के साथ साथ हम लोग जिस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं ना, हमें डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आपकी जो बीएससी में जो भी कमियां थी, जो भी खामियां हैं, वो सारियां मैं ला दूंगा एक साथ। ये मुझे पता नहीं कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पश्चात आपको कुछ अलग ही फील होगा मैथ्स को लेकर के, ध्यान रखिएगा, चलेगा। तो सर जी कांस्टेंट आप लोग ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हो, जिसमें हमारे पास में कोई चेंजेज ना हो, ठीक है ना, दैट कैन नॉट बी वेरी और वेरिड, चलेगा। बढ़ते हैं आगे। वेरिएबल में हम लोग इसमें नाम दे सकते हैं एक्स वाई जेड, या कांस्टेंट में हम लोग, जैसे मैंने 5 लिखा तो 5 का 5 ही रहेगा, आप लोग लिख लो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये हमारे पास में है, चलेगा, सुनेंगे आगे। हाँ जी सर जी, यहां पे हम लोग वेरिएबल डिस्कस करते हैं वापस। चर, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, सुनना आप लोग। आपका परिवार है और आपके परिवार में आप, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन और आपकी दादी जी है ना, ये मान लेते हैं हम लोग। मान लो कि दादी जी है ना स्वर्ग सिधार गई है ना, और वहीं लेटी हुई अभी, ठीक है ना, आप लोग उसके अंतिम संस्कार की क्रियाविधि कर रहे हो, तो दादी जी में अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, तो वो तो किस काउंटिंग में हो जाएगी? कांस्टेंट। लेकिन आप में तो हो रहा है ना, तो क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल्स में भी दो तरीके, कौन कौन से? सर हमारे जो पापा है ना, वो डिसीजन लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, लेकिन हमारे डिसीजन किस पे डिपेंड होंगे? पापा पे डिपेंड होंगे, है ना। अब ऐसे नहीं कि आप लोग जयपुर आ गए और पापा से दादागिरी करके पैसे मंगवा रहे हो कि पापा खर्चा डाल दो वरना मैं जयपुर छोड़ के चला जाऊंगा और घर भी नहीं आऊंगा, ये और बात हो रहा है। नहीं, फिर पापा ने बुलाया तुम्हें बड़े प्यार से और चपाट मारी, ठीक है ना। तो सर यहाँ वेरिएबल्स में हमारे पास में दो टाइप के, एक हमारा इंडिपेंडेंट और एक हमारा डिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, और डिपेंडेंट का मतलब मेरे पास में आश्रित, जो किसी पर निर्भर हो जाए। तो हम लोग यहां इसके दो पार्ट्स करते हैं सर जी। पहला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास में क्या है? स्वतंत्र चर। सर जी एक हमारे पास में क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग इसको आश्रित भी बोलते हैं, ठीक है ना। और सर जी हम लोग इसको परतंत्र भी बोलते हैं। ये मात्रा सात्रा देख लेना, छोटी आएगी बड़ी आएगी, चलेगा। तो सर जी डिफाइन कैसे करोगे आप लोग इसको? देखिएगा यहां, ए वेरिएबल is said to be independent variable, independent variable if its value can be arbitrary, if its value can be arbitrary। मतलब हम लोग हमारी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलेगा, यहां बढ़ते हैं। ए वेरिएबल is said to be dependent variable if its value depend on another variable। आप लोग हिंदी मीडियम में हो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश भी अपने साथ में लिखे, ध्यान रखना, क्योंकि आपको एमएससी करनी तो इंग्लिश मीडियम से ही है, वहां तो हिंदी का कोई काम ही नहीं चलेगा। तो आपको जो हिंदी मीडियम को लेकर के या इंग्लिश मीडियम को लेकर के जो आगे जो दिक्कतें आएंगी ना, वो नहीं आए, क्योंकि जो बच्चा बीएससी में हिंदी मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम में जब वो एमएससी करेगा तो स्टार्टिंग में उसको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक साथ हमारा एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो दिक्कत तो आती है। इसलिए मैंने आपसे ये बोला, मैं तो जब भी बीएससी को पढ़ाता हूं तो भी मैं यही बोलता हूं, क्योंकि मेरा जो शब्द है हिंदी में निकलेगा वो डेफिनेटली इंग्लिश में जाएगा, और जो इंग्लिश में जाएगा वो डेफिनेटली हिंदी में भी जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिखेंगे, बहुत अच्छा आपको फील होगा। हाँ, तो सर जी हमारे पास में एक चर स्वतंत्र चर कहलाता है यदि इसका मान स्वेच्छ लिया जा सके, ठीक है ना। एक चर स्वतंत्र चर कहलाता है यदि इसका मान स्वेच्छा से लिया जा सके या स्वेच्छ लिया जा सके। एक चर आश्रित चर कहलाता है या परतंत्र कहलाता है यदि इसका मान किसी अन्य चर पर निर्भर करता हो, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। एक चर आश्रित चर कहलाता है यदि इसका मान किसी अन्य चर पर निर्भर करता हो, ठीक है, ये बात हमारी। चलेगा, बढ़ते हैं यहां से आगे। चलिए, जैसे हमारे पास में जेड है, जैसे हमारे पास में जेड है, जेड हमारे पास में क्या है? एक्स कोमा वाई है। तो ये जेड जो है वो किस किस पे डिपेंड हो रहा है? एक्स और वाई पे। देन एक्स एंड वाई आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स और वाई तो क्या हो गए? स्वतंत्र चर हो गए। जो जेड है वो डिपेंड है एक्स वाई पे, आश्रित हो गया ना, एंड जेड इज कॉल्ड मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई, ठीक है ना। ये आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में खूब पढ़ा होगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई। मैं आगे चल करके ये बताऊंगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कब होगा और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कब होगा, ठीक है। चलेगा, यहां से हमारे पास में नेक्स्ट। तो सर यहां से आप लोग लिखना चाहो तो डेफिनेटली लिख सकते हो। सर जी हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
स्वतंत्र चर। सर जेड हमारे पास में क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित या परतंत्र चर। हम लोग ये जो ओडी है ना, इसको कंप्लीट करेंगे 8 से 9 लेक्चर में, ध्यान रखना ना। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, अब ऐसा तो है नहीं हम बीएससी के जैसे यहाँ केवल ओडी को हम लोग 3.5 महीने में समाप्त करते हैं, वो तो चलेगा नहीं यहाँ, वरना मालूम चला हम लोग खुद समाप्त हो गए। नहीं, तो ये मतलब टाइम फिक्स होगा, ठीक है ना। 18 से 20 आवर्स हम को देंगे, 18 से 20 आवर्स हम लोग रियल एनालिसिस को देंगे, 18 से 20 आवर्स हम लोग एलजेब्रा को देंगे। 18 से 20 तो कर नहीं देंगे, कॉम्प्लेक्स को कम देंगे थोड़ा सा, ठीक है, चलेगा। तो लिख लो, एक बार मेंशन कर लो थोड़ा सा, चलिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। अवकल समीकरण। सुनेंगे आप लोग एक बार। आपने ना कैसे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से देखी है, हम लोग उसको क्लासिफाइड करेंगे इस टॉपिक के बाद में, देखिएगा आप लोग। सर हमारे पास में जैसे मान लो, अगर मैं पहले इसकी बात करता हूं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स है, और प्लस एक्स डॉट वाई मेरे पास में किसके बराबर है? 0 के बराबर है। डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर एक अगर मैं देना चाहूं तो ऐसे दे सकता हूं, 2 मेरा यहां से हमारे पास में सर जी साइन एक्स डॉट वाई, ये मेरे पास में किसके बराबर है? 0 के बराबर है। मैं ऐसे भी दे सकता हूं, डेल स्क्वायर जेड डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मेरा डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, प्लस सर जी डेल स्क्वायर जेड मेरा डेल्टा वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर है हमारे पास में सर जी? यहां एक्स क्यूब मान लेते हैं हम लोग। ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ऑर्डिनरी है साधारण, और ये कौन सा है? पार्शियल, आंशिक। सही बात है कि नहीं है? चलेगा। ये हमारे पास में एक्चुअल में क्या है सर जी? हमारे पास में क्या है? एक समीकरण है, एक इक्वेशन है ना, जो रिलेशन प्रकट करती है, एक संबंध दर्शाती है, किस किस के बिटवीन? सर हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, आश्रित चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास में स्वतंत्र चर, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। सुनना आप लोग, मैंने क्या क्या बोला है। ये हमारे पास में इक्वेशन है, ये हमारे पास में रिलेशन शो करती है, किस किस के बिटवीन? पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लो आप लोग, स्वतंत्र चर, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका डेरिवेटिव होगा। तीसरा डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इनको, और ऐसा भी बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकलज गुणांक, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो इक्वेशन हमारे पास में होगी, जो इनके बिटवीन रिलेशन शो करेगी, क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको ज्यादा काम नहीं करना है। बहुत सारी बुक्स तो ये डेफिनेशन देती हैं, और बहुत सारी बुक्स क्या करती हैं, इसमें एक वर्ड और अटैच कर देती हैं। क्या? एक तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेगा स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर, और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स, 3 तो ये हो गए। और एक और इंक्लूड कर सकता है कि हमारे पास में फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर के फलन, साइन एक्स आ रहा है ना, एक्स का फंक्शन है ना, ऐसा भी वो कर सकता है। लेकिन नहीं,
हमें पहले वाली डेफिनेशन का ही इस्तेमाल करना होगा और पहले वाली डेफिनेशन को ही सीखना होगा। हम लोग चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलेगा। डेफिनेशन हमारी यहां, एक अवकल समीकरण, आगे से डेफिनेशंस में खा जाऊंगा, ध्यान रखना। एक समीकरण, एक समीकरण जो स्वतंत्र चर कोमा परतंत्र चर एवं परतंत्र चर के अवकलजों, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो मेरे पास में, परतंत्र चर के अवकलज गुणांकों के मध्य संबंध प्रदर्शित करती है। संबंध प्रदर्शित करती है। अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण कहलाती है। मैंने यहां पे नहीं लिखा है कि स्वतंत्र चर के फलन, ध्यान रखना, मैंने उसको यहां इंक्लूड नहीं किया है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। एन इक्वेशन विच इज प्रोवाइडेड रिलेशन बिटवीन, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, घबराना नहीं उससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोमा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग चाहें तो इसके स्थान पर यह भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन लेकर के आप एग्जांपल उतार लोगे तीनों। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए और ये तीनों एग्जांपल लिख लीजिए एक बार। आज की जो क्लास है, देखिए मेरी बात सुनना, कोशिश ये करना कि जो क्लास में आज पढ़ा रहा हूं ना, इसको बस एक बार आप लोग रिवाइज जरूर कर लेना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं, बिल्कुल, है ना, अच्छे से आप लोग समझ सको सब चीजों को। लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मामला आपके 2 4 5 दिन ही याद रख सकते हो आप लोग, परमानेंटली याद तभी होगा, एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस तभी कर पाओगे जब आप लोग उसको रिवाइज करोगे। तो एक बार आप लोग उसको रिवाइज जरूर कर लेना, बाकी जब टेस्ट पेपर होंगे तो बाकी रिवाइज वो तब हो जाएगा। तो मैंने बोला कि हमारा बैच 24 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जो ऑफलाइन आना चाहे वो आ सकता है और जो ऑनलाइन लेना चाहे वो ले सकता है। वैसे लास्ट ईयर भी मैंने देखा कि 95% ऑनलाइन थे, केवल 5% ऑफलाइन थे, शायद 5% भी मैंने ज्यादा बता दिया। ठीक है, हाँ, चलेगा, यहां से लिख लिया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिएगा। तो वैसे पहले क्लास है तो मैं ज्यादा समय इसमें नहीं दूंगा, बस ये एक जस्ट इंट के लिए है। आप लोग एक दो तीन तीन क्लासे में थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा करके प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगी और यूट्यूब पे मैं ज्यादा मजदूरी नहीं करूंगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। बस यूट्यूब पे मैं क्लासे जनरली इसलिए अपलोड करता हूं ताकि बच्चों को मालूम चल जाए कि बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसके बाद आपसे कल मिलेंगे, ठीक है ना। पहली क्लास है, जानबूझ के हम लोग कम रखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे कल। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।